तो चलिए ये थी कुछ अहम सुर्खियां। अब दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे, जहां पर शुरुआत करेंगे जम्मू कश्मीर के मौसम के हवाले से बात करेंगे। जम्मू कश्मीर में सर्दी की लहर बरकरार है और 4 से 6 जनवरी तक बर्फबारी और बारिशों का इम्कान है। महकमा मौसमियात की तरफ से जानकारी दी गई। और वहीं पर श्रीनगर हवाई अड्डे पर कोहरा और धुंध देखने को मिली और कई परवाजें ताखीर का शिकार भी हुई है इस बीच। और वहीं पर मुसाफिरों को भी परेशानी का सामना जो है वो करना पड़ा। श्रीनगर हवाई अड्डे पर धुंध काफ़ी छाई, जिसकी वजह से जो कई परवाजें हैं वो ताखीर का शिकार हुई। और आज जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में जो सर्दी की लहर है वो बरकरार है और महकमा मौसमियात की तरफ से ये भी कहा गया है कि आने वाले दिनों में एक और बार फिर से जो बारिश और बर्फबारी है वो हो सकती है। और 4 से 6 जनवरी तक बर्फबारी जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से हो सकती है और बारिशें भी हो सकती हैं। और जब भी मौसम ख़राब होता है तो जो असर है वो ज़रूर देखने को मिलता है, परवाज़ों पर भी असर देखने को मिलता है। और रोड की बात करेंगे, नेशनल हाईवेज़ की बात करेंगे तो वहाँ पर भी साफ तौर पर असर देखने को मिलता है। और सुबह सुबह जो धुंध थी वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली, जिसके चलते जो परवाज़ें हैं वो ताख़ीर का शिकार हुई है, जो जानकारी सामने आई है। और सख्त सर्दी जम्मू कश्मीर में जारी है और कुछ मकामात पर दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से भी नीचे रिकॉर्ड किया गया है, यानी कि जो ठंड में इजाफा ज़रूर जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहा है। और महकमा मौसमियात की तरफ से भी कहा गया कि आने वाले दिनों में जो बर्फबारी है वो और हो सकती है। और इसी पर हम जानकारी भी लेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे इरफान फासिल ज्वाइन कर चुके हैं। इरफान बताएगा कि जहां पर जम्मू कश्मीर के मौसम की बात करेंगे तो धुंध काफ़ी ज़्यादा श्रीनगर में सुबह सुबह देखने को मिली, जिसके चलते जो परवाजें हैं वो ताखिर का शिकार हुई है। क्या कुछ जानकारी इस हवाले से? देखिए अतिया, जहां तक मौसम के हवाले से मैं बात करना चाहूंगा, आज सुबह से ही हमने देखा एक डेंस फॉग जो है वो मॉर्निंग से ही दिखाई दे रहा है और उसमें अभी कोई क्लियरेंस नहीं है। और खासतौर पर अगर मैं मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट को लेकर बात करूं तो अभी भी मेरी बात जो है डायरेक्टर मेट से हुई है, डॉक्टर मुख्तार से। उनका मानना है कि आज दिन भर जो है इसी तरीके से डेंस फॉग रहेगा और इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ट्रैफिक एडवाइजरी को आप फॉलो करें। अगर आप वाइल ड्राइविंग पे है तो डेफिनेटली फॉग स्लैम्स का भी इस्तेमाल कर रखे और साथ साथ डिस्टेंस भी बनाए रखे। दूसरे जानिब उन्होंने ये कहा कि 4 तारीख से लेकर 7 तारीख तक वादिया कश्मीर में मगरिबी हवाओं का असर होगा, जिसमें हम कह सकते हैं कि एक स्नोफॉल का इम्पैक्ट जो है खास तौर पर शहर श्रीनगर या कह सकते हैं कि प्लेन्स में भी दिखाई देगा, जिसमें तकरीबन 1 फुट से ज्यादा भी बर्फ हो सकती है। बालाई इलाकों को लेकर बात करें तो हल्की फुल्की बर्फ तो हो ही रही है, मगर मैदानी इलाकों में भी अब इसका इम्पैक्ट 4 से लेकर 7 तारीख तक दिखाई देगा। दूसरी जानिब अगर इसी डेंस फॉग को लेकर मैं बात करूं तो इसका इम्पैक्ट जो है एविएशन महकमे पर भी यानी परवाजों पर भी पड़ा है। सुबह सुबह हमने जब एविएशन के महकमे के लोगों के साथ बात की तो उनका मानना है कि इस डेंस फॉग की वजह से जो है कई सारी फ्लाइट्स जो है वो डिले हो गई हैं, कई सारी फ्लाइट्स कैंसिल भी हो गई है, क्योंकि विजिबिलिटी के कारण जो है फ्लाइट आ जा नहीं पा रही है। अब देखने वाली बात होगी जब तक इस डेंस फॉग को लेकर मैं बात करूं, जब तक इसकी क्लियर विजिबिलिटी दिखाई देती है। जैसे कुछ टूरिस्ट से भी हमने बात की जो लाल चौक में थे, जिनकी फ्लाइट 4 बजे के करीब है या 5 बजे के करीब है, उनकी फ्लाइट तो ऑन टाइम है, मगर देखने वाली बात जरूर होगी कि अगर विजिबिलिटी जब तक क्लियर नहीं होगी तब तक उनको कोई एश्योरेंस जो है फ्लाइट का टेक ऑफ या लैंडिंग पर नहीं दिया जाएगा। दूसरी जानिब सर्दी की शदीद लहर जारी है। सर्दी के साथ साथ अगर मैं बात करूं तो जिस तरीके से पहले माइनस भी चला और रात भर भी हमने देखा कि माइनस के करीब पारा है, सुबह भी हमने देखा कि वो के करीब जो है टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। तो फिलहाल चिल्लाई कलान का इम्पैक्ट और चिल्लाई कलान का असर जो है जोरों शोरों से दिखाई दे रहा है। इरफान, जहां पर आने वाले दिनों में भी बर्फबारी हो सकती है और उम्मीद भी जाहिर की जा रही है कि फॉग भी इसी तरीके का रहने वाला है, तो क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है इस हवाले से? देखिए फॉग तो फिलहाल आज शाम पूरा कह सकते हैं कि पूरे रात भर तक रह सकता है, जिस तरीके से मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने प्रेडिक्शन की है। 4 तारीख के बाद ठंड बढ़ सकती है और साथ साथ 4 तारीख से 7 तारीख तक जो है मगरिबी हवाओं का असर दिखाई देगा, जिसमें बालाई इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में बर्फबारी काफी ज्यादा हो सकती है। लेकिन इसका इम्पैक्ट जो है वो इस बारी ज्यादा बताया जा रहा है। पिछली बारी भी बर्फबारी हुई थी हल्की फुल्की, मगर इस बारी थोड़ा सा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है ये पीर पंजाल रेंज, जम्मू कश्मीर की लेह लद्दाख की पहाड़ियां, मुगल शहरा, जोजिला, इनफैक्ट सिंथन टॉप, इस पर इसका इम्पैक्ट ज्यादा रहेगा। और मैदानी इलाकों में भी बताया जा रहा है कि साथ ही साथ बताएगा कि जहां पर जिस तरीके से परवाजें ताखिर का शिकार हुई है, जो फ्लाइट ऑपरेशन है वो कब तक बहाल किया जा सकता है? अथॉरिटीज की तरफ से क्या कुछ जानकारी दी गई इस हवाले से? देखिए एविएशन महकमे का मानना है कि जब तक क्लियर विजिबिलिटी नहीं होती है लैंडिंग टेक ऑफ में, नो डाउट कि हमारे श्रीनगर एयरपोर्ट में कैट सिस्टम तो लगाया गया है जो लैंडिंग के लिए काम आता है, टेक ऑफ के लिए काम आता है, खासतौर पे एयरलाइंस को लेकर।
मगर इसके साथ साथ अगर देखा जाए, जब तक क्लियर विजिबिलिटी और विजिबिलिटी के रीजन से जब तक यहाँ ये चीज क्लियर नहीं होती है, तब तक किसी भी जहाज को आने जाने की जी। इजाजत नहीं है, यानी कोई रिस्क नहीं लिया जा सकता है। नो डाउट कि अगर देखा जाए, दिल्ली में भी पिछले टाइम बारिशें हुई, जम्मू भी थोड़ा सा घने कोहरे में मुब्तला है, और उसके साथ साथ आप श्रीनगर कश्मीर की मैं बात करूं तो यहाँ पर भी इसका इम्पैक्ट जो है घने कोहरे का दिखाई दे रहा है। अब वेट करना होगा जब तक थोड़ा सा विजिबिलिटी क्लियर हो जाती है, धूप निकलती है, तब तक फिलहाल हम कह सकते हैं कि परवाजों को रोका गया है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जानकारी देने के लिए। हमारे नुमाइंदे इरफान फासिल आपको अपडेट कर रहे थे। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, अगली खबर की तरफ रुख करेंगे, जहां पर फायर एंड इमरजेंसी भर्ती टेस्ट में बेजाब्तगियां, कम नंबरात के बावजूद 109 उम्मीदवारों का इंतखाब, टेस्ट कराने के इंतखाब में जानिबदारी का भी इंकशाफ, और बडगाम के 5 जो भाई बहन फिरिस्त में शामिल। जो जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, जहां पर एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से जो तहकीकात है वो की जा रही थी, और इस तहकीकात से ये इंकशाफ हुआ है कि साल 2020 में मुनक्किद होने वाले फायर एंड इमरजेंसी महकमे में नौकरियों के टेस्ट में 109 उम्मीदवारों ने मुकर्ररा नंबरात से कम नंबर हासिल किए थे, और ये तहकीकात एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से की जा रही थी। और उनकी तरफ से बयान में कहा गया कि एसीबी की तहकीकात में पाया गया कि साल 2020 में मुनक्किद होने वाले फायर एंड इमरजेंसी भर्ती इम्तिहानात में धांधलियां हुई है। उनकी तरफ से साफ तौर पर जो है ये कहा गया, एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से जो ये तहकीकात थी वो की जा रही थी, और 2020 में जो ये इम्तिहान है वो मुनक्किद हुए। और इस बयान में एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि इस इम्तिहान में जो धांधलियां हैं वो हुई हैं। उन्होंने कहा कि 5 भाइयों के साथ साथ फायर एंड इमरजेंसी सर्विस महकमे के अहदेदारों के रिश्तेदारों और उनके ही इलाकों के उम्मीदवारों की को सिलेक्शन लिस्ट में शामिल किया गया है। और ये भी बताया जा रहा है कि जिनके जो कम नंबरात है उन्हें भी लिस्ट में शामिल किया गया है, जो जानकारी सामने आ रही है। और साथ ही साथ उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि जो फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के अहदेदारों के रिश्तेदार थे और कुछ उनके इलाकों से ताल्लुक़ रखते थे, उन्हें भी सिलेक्शन लिस्ट में शामिल किया गया है। एसीबी की तरफ से जो ये बयान है वो सामने आया है, और यानी कि धांधलियां जो है वो हुई हैं, एसीबी की तरफ से जो जानकारी है वो सामने आई है। इसी पर हम जानकारी लेंगे, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे इमरान नाइकू ज्वाइन कर चुके हैं। इमरान बताएगा कि एक बड़ा इंकशाफ किया गया है एसीबी की तरफ से कि 2020 में जो एग्जाम मुनाकिद हुआ था उसमें धांधलियां की गई हैं, क्या कुछ जानकारी इस हवाले से? देखिए, बहुत बड़ा इंकशाफ किया है एसीबी ने, और जिसमें एफआईआर दर्ज की गई है फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज के खिलाफ, ऑफिशियल्स के खिलाफ और दीगर जो लोग इसमें मुलविस थे। लेकिन इस पर अब सियासत भी गर्मा गर्म हुई है, और कुछ देर पहले अभी हमने डिप्टी चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर सरेंद्र चौधरी से रद्द-ए-अमल जाहिर किया कि एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया गया है, नौजवानों के साथ जो इस्तेसाल हुआ है, और सरकारी इदारों के अकाउंटेबिलिटी और उनके इसकी ट्रांसपेरेंसी पर अब सवालात खड़े किए गए, जिस पर नायब वज़ीर आला ने कहा कि उमर अब्दुल्ला ने जो गुज़िश्ता रोज पहली मीडिया इंटरेक्शन की आफ्टर एज्यूमिंग द ऑफिस एज चीफ मिनिस्टर, और उस मीडिया इंटरेक्शन में जब उनसे सवाल किया गया कि फायर एंड इमरजेंसी के एस्पिरेंट्स के साथ नाइंसाफी हुई है, उसमें धांधली हुई है, तो उस पर उमर अब्दुल्ला ने जो रिएक्शन दिया, जो उनका पहला रिएक्शन था, जो उन्होंने उस पर लबकुशाई की, और उनके रिएक्शन के रद्द अमल में उनके रिएक्शन पर ही एसीबी ने कल शाम को ही अपना एक बड़ा स्टेटमेंट इशू किया, और जिसमें उन्होंने कहा कि फायर एंड इमरजेंसी की तरफ से जो 2020 सितंबर में इम्तिहानात मुनक्किद किए गए और 2020 अक्टूबर में उसके रिजल्ट सामने आए, और जिसमें यह पता चला है कि धांधली हुई है, जिसमें जो मेरिटोरियस स्टूडेंट थे उनके साथ नाइंसाफी हुई, और उन कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया गया है, उनकी सिलेक्शन हुई है, जिनके 17-20 या एक एग्जाम्पल के तौर पर बताया गया कि अगर किसी के 20 मार्क्स थे तो उसको 90 दिखाया गया है, अगर किसी के 17 मार्क्स थे तो उसके 80 दिखाए गए हैं। और इसके अलावा जो कंपनी एजेंसी जो इस रिक्रूटमेंट के लिए डिजर्विंग क्वालिफाई करने वाली थी उसको इग्नोर किया गया, बल्कि उस कंपनी को रखा गया जो ऑलरेडी तनाज़े का शिकार थी। और भी बहुत सारे इसमें इंकशाफात किए हैं एंटी करप्शन ब्यूरो ने, और ये भी कहा गया है कि एक एक फैमिली के 4-4, 5-5 लोग उनकी सिलेक्शन हुई है, और ऐसे लोगों की भी सिलेक्शन हुई है जो एक स्पेसिफिक
इलाके से ताल्लुक रखते हैं। मजमूई तौर पर एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से जो कल स्टेटमेंट इशू किया गया और जिसमें फायर एंड इमरजेंसी के जो ऑफिशियल्स हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और उस कंपनी के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई जिसे जो डिजर्व नहीं करती थी और साथ साथ दीगर जो इस सिलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा थे उनके खिलाफ भी ये जो अलग अलग प्रिवेंशन ऑफ। अच्छा, इमरान बताएगा कि जिस तरीके से एक बड़ी नाइंसाफी नौजवानों के साथ देखने को मिली है, जो यूथ है काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है ऑलरेडी और अब एक ये मामला पेश आया है, तो क्या कुछ कहा जा रहा है कि अब क्या कुछ किया जाएगा? क्या फिर से एग्जाम कंडक्ट किए जाएंगे? क्योंकि काफी वक्त लग जाता है, नौजवान जिंदगी भर मेहनत करते हैं और उसके बाद ये सारी चीजें होती है, तो क्या कुछ बताया जा रहा है? अब क्या कुछ प्रोसेस रहने वाला है? देखिए, अभी एज ऑफ नो जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है, जो लोग इसमें सिलेक्ट हुए हैं वो अभी ऑन जॉब है, यानी कि वो अभी नौकरी कर रहे हैं। लेकिन अब चूंकि एंटी करप्शन ब्यूरो ने पूरा इसका पिटारा खोल दिया है, खुलासा किया है, इंकशाफ किया है, जैसे हमने कहा कि एफआईआर दर्ज हुई है, तो इसमें अब ये देखना होगा कि हालांकि अभी ना तो फायर एंड इमरजेंसी की तरफ से और ना ही सरकार की तरफ से अभी तक कोई स्टेटमेंट इशू किया गया है कि आगे का लाई अमल क्या होगा। लेकिन टेक्निकली हम ये समझते हैं कि इस पूरे प्रोसेस को अब फिलहाल विदहेल्ड किया जाएगा। अच्छा इमरान, भी बताया जा रहा है कुछ बडगाम के जो कुछ 5 भाई बहन है उन्हें भी शामिल किया गया है कि खानदान के और कुछ फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के कुछ रिश्तेदार भी है, उन्हें भी लिस्ट में शामिल किया जा रहा है, तो अब उन क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी उनके खिलाफ? जी, वही मैं कह रहा हूं कि अभी तक सरकार की तरफ से इसमें कोई रिएक्शन नहीं दिया गया है। अलबत्ता हर एक चीज का एक अलग प्रोटोकॉल, प्रोसीजर, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। एज पर द गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस इस पे अब आगे कार्रवाई की जाएगी और हमारे पास इत्तलात है कि आज सुबह ही जो ही 10 बजे सरकार के ऑफिस ओपन हुए तो उसके बाद ही ये जो फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट और जो आला हायर ऑफिशियल्स है उन्होंने अलग अलग मीटिंग्स का इनेकाद किया है और इस पे मजीद कार्रवाई की जा रही है। और जो एस्पिरेंट्स हैं वो भी अब डिमांड कर रहे हैं कि इस पूरे प्रोसेस को फिलहाल विदहेल्ड किया जाए। लेकिन अब ये देखना होगा कि ये जो सिलेक्ट हुए हैं जो एंटी करप्शन ब्यूरो के मुताबिक जो डिजर्व नहीं करते थे और जिनके साथ इनजस्टिस हुई है उनके साथ जस्टिस होगा, ये सब मामला जो है इन पे गहरी नजर होगी। फिलहाल जो डिप्टी सीएम ने कहा है कि हर सरकारी इदारे को अकाउंटेबल बनाया जाएगा, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट का इदारा हो, हर इदारे में अकाउंटेबिलिटी होगी। और जो कल इंकशाफ एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से की गई है और इसने पूरे यहाँ के सरकारी सिस्टम को हिला के रख दिया है और जाहिर सी बात है कोई ना कोई अहम पेशरफ्त इस सिलसिले में होगी। फिलहाल जो एस्पिरेंट्स है जो इसके लिए 2020 से जस्टिस की मांग कर रहे थे, अलग अलग जगहों पे वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऑफिस से लेके क्राइम ब्रांच और क्राइम ब्रांच से लेके बाकी इदारों तक वो गए, लेकिन अब उन्होंने खुशी और मसरत का इजहार भी किया है और अब वही यही उम्मीद करेंगे और कर भी रहे हैं कि सरकार की तरफ से ये जो फिलहाल एसीबी की तरफ से एफआईआर दर्ज की गई है, अब ये इन्वेस्टिगेटिव पूरा मामला बन चुका है, मजीद आगे भी। और फिलहाल जो लोग ड्यूटी दे रहे हैं उनको भी फिलहाल जो है स्टॉप किया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान जानकारी देने के लिए। हमारे नुमाइंदे इमरान नाइको आपको अपडेट कर रहे थे कि जहां पर एक बड़ा इंकशाफ किया गया है और फिलहाल इस पर तहकीकात भी की जा रही है। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे जहां पर सेहत और तिबी तालीम, समाजी बहबूद और तालीम की वजीर सकीना इत्तू ने मेंबर असेंबली तनवीर सादिक के हमरा JLNM अस्पताल का मुआयना किया और अस्पताल में जेर इलाज मरीजों के लिए दस्तियाब तिबी सहूलियत का जायजा लिया। मुआयने के दौरान वजीर ने अस्पताल में मुख्तलिफ वार्ड्स के अलावा जेर इलाज मरीजों की इयादत की। उन्होंने सेहत की सहूलियात पर दस्तियाब वसाइल के ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल पर भी जोर दिया ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि मरीजों को बेहतरीन मुमकिन देखभाल हासिल हो। उन्हें मजीद कहा कि मौजूदा हुकूमत इस बात को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है कि तिबी खिदमात तमाम अस्पतालों और दीगर तिबी इदारों में मौसर तरीके से मरीजों तक पहुँचे ताकि उन्हें कोई मसला और मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। तो आप लोगों का 10 to 4 है कि नाइट वाला शिफ्ट? साल 2024 में तकरीबन 95 लाख अकीदतमंद माता वैष्णो देवी गए और मंदिर में हाजिरी दी। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के CEO अंशुल ग्राग के मुताबिक साल 2024 में 94,84,000 अकीदतमंद माता वैष्णो देवी की दर्शन कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि अकीदतमंदों को फराहम की जाने वाली
सहूलियात में मसलसल इजाफा किया जा रहा है। तवक्का है कि ये रवायत रवा साल भी जारी रहेगी। दूसरी तरफ कटरा में ताराकोट रोपवे को लेकर कुछ अरसे से जारी एहतजाज का माता वैष्णो देवी के दौरे पर कोई असर नहीं पड़ा। सन 2024 में कुल मिलाकर 94,84,000 यात्री के आसपास जो है हमारा यात्रा आंकड़ा रहा है, तो क्लोज टू 95 लाख जिसको हम कहते हैं। और ये लगातार आई थिंक सेकेंड ईयर है जब हम तकरीबन इस आंकड़े के पास पहुंचे हैं। और यात्रियों को जो ये बढ़ती हुई संख्या है, ये शायद हम सभी के लिए बहुत एक इंस्पिरेशन है, मोटिवेशन है, ताकि आगे आने वाले समय में भी हम पिलग्रिम सर्विसेज का एक्सपेंशन और अपग्रेडेशन के ऊपर काम करते रहें। देखिए, हम कई सालों से ऐसा देख रहे हैं कि ईयर एंड की जो क्रिसमस वेकेशंस या न्यू ईयर वेकेशंस जिसको हम कह सकते हैं, उसके अंदर यात्रियों की संख्या में वृद्धि होती है। और वही जो ट्रेंड है इस साल भी हमें देखने को मिल रहा है। कल 31 दिसंबर के दिन तकरीबन 42,000 यात्री मां वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए गए। और आज भी सुबह से हम देख रहे हैं कि जो है तांता एक लगा हुआ है जो रजिस्टर करके नव वर्ष में मां वैष्णो देवी के आशीर्वाद लेने के लिए पधार रहे हैं। और उसी चीज को, उसी ट्रेंड को हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में भी बना रहेगा नए साल के। और उसके लिए बड़े इलेबोरेट क्राउड मैनेजमेंट जो इंटरवेंशंस है बोर्ड की वो चल रही हैं। सभी सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ जो डिप्लॉयमेंट प्लान्स हैं उनको बड़ी तफसीली से डिस्कस किया गया है और सभी जगह पे डिप्लॉयमेंट्स की गई हैं। हमारे टेक बेस्ड जो इंटरवेंशंस हैं जिसके अंदर RFID CCTV सर्वेलेंस सिस्टम्स हैं उनको जो है एक्टिवेट किया जाता है ताकि बंद रखना प्लीज श्रद्धालुओं को यात्रा मार्ग पर ना रहे। देखिए, सन 2024 वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के उर्स के मौके पर एक चादर दरगाह अजमेर शरीफ के लिए रवाना कर दी। पार्लिमानी अमवार के वजीर और अक़लियती अमवार के वजीर किरण रिजिजू ने इस बात की इत्तला दी। और इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के अक़लियती मोर्चा के कौमी सदर जमाल सदीकी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भारतीय यकजहती और हमआहंगी को फ़रोग़ देने के लिए चादर भेजी। आप इधर से निकलें। हाथ में वोट भी है। या अल्लाह, ये हम लोगों का सबका ख्याल रख के चलना है। या अल्लाह इनको खुशियाँ अता फरमा। आमीन। इनको खुशी। इस संदेश को लेकर के हम जा रहे हैं और हमारे देश में अमन चैन हो, भविष्य अच्छा हो, शांति हो, मिल के रहे हम, ये संदेश को लेकर के जा रहे हैं। और बहुत पुराना हमारा परंपरा है हमारे देश का, इसलिए आज हम लोग यहाँ निज़ामुद्दीन के बाद प्रधानमंत्री जी का चादर को लेकर के कल अजमेर शरीफ दरगाह में कल सुबह 11 बजे हम चढ़ाएंगे। सर, जिस तरह से दरगाह को लेकर नहीं, इसका बात यहाँ दरगाह में हम खड़े हैं तो ये वाला सवाल मत कीजिए। सर, सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि क्या चुनाव के टाइम अब दरगाह और मस्जिद याद आ रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं, हम इस पे नहीं पढ़ते हैं। हम दुआ मांग रहे हैं और देश का भविष्य के लिए हम काम कर रहे हैं। दरगाह में होते हुए जाना बहुत अच्छा होगा, ऐसा समझ करके हम यहाँ आए हैं। और दरगाह में सब लोग से मिले, यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। हम दुआ मांगे सब ने भविष्य के लिए। ये हज़रत निज़ामुद्दीन दरगाह पर हम मौजूद हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चादर भेजी और अब ये चादर यहां से सीधी अजमेर दरगाह जाएगी। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी साहब हैं। सर, प्रधानमंत्री ने जो चादर भेजी है आज आप यहाँ लेकर के आए, क्या प्लान है आगे आप लोगों का और क्या मैसेज आप लोग दे रहे हैं? जो परंपरा है उस परंपरा के मुताबिक पहले अजमेर जाने वाले लोग हज़रत बाबा निज़ामुद्दीन में आते हैं, यहाँ से इजाज़त लेते हैं और फिर बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह महरूली जाते हैं और फिर वहाँ से अजमेर जाते हैं। उसी परंपरा को हमने भी निभाया है। माननीय मंत्री जी ने यहाँ आकर उस परंपरा को निभाकर यहाँ से शुरुआत की है। अभी हम लोग यहाँ से महरूली जाएंगे और वहाँ से फिर हम लोग अजमेर शरीफ जाएंगे और कल माननीय मंत्री जी किरण रिजिजू के नेतृत्व में हम वहाँ पर 11 बजे चादर पेश करेंगे। यानी मंत्री किरण रिजिजू भी वहाँ पर रहेंगे, 11 बजे रहेंगे वो। अच्छा, दूसरी तरफ उसी अजमेर दरगाह जहां पर आप जा रहे हैं वहीं कोर्ट में केस दाखिल किया गया है दरगाह की खुदाई के और दरगाह को लेकर के जिस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की गई है और वहीं PM चादर भेज रहे हैं। क्या मैसेज आप लोग देना चाह रहे हैं? देखिए, हम लोकतंत्र में जी रहे हैं और भारत का लोकतंत्र दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र है। तो हमें लगता है कि किसी को अपने बात को रखने का और संविधान के अंदर उसकी बात सुनी जाए, इसकी व्यवस्था है। यहाँ तो याकूब मेमन की भी बात सुनी गई थी, तो हमें इससे विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। ये भारत
सभी धर्मों को सम्मान करने वाला भारत है और यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जैसा मुखिया है जो सभी धर्मों का आदर करता है। वो क्रिश्चियन में के त्यौहार में क्रिसमस भी अपने घर में बुलाकर मनाते हैं, वो बैसाखी भी मनाते हैं और वो अजमेर शरीफ की चादर भेजते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी धर्मों का सम्मान करती है और धर्मों को आदर करती है। दिल्ली में विधानसभा का चुनाव है, ऐसे में बड़ी तादाद में मुस्लिम बहुल इलाके भी हैं और ऐसे में क्या इस चादर का वोट बैंक की राजनीति से कोई लेना देना होगा? क्योंकि सौरभ भारद्वाज तंज कस रहे हैं आप लोगों पर। ये सौरभ भारद्वाज जो है, जैसे उनके मुखिया केजरीवाल वैसे सौरभ भारद्वाज जो, आपको मैं बताना चाहूँगा कि आज तक मुसलमानों के वोट लेते तो है केजरीवाल, पर कभी हजरत निजामुद्दीन भी नहीं आए। अजमेर शरीफ तो बहुत दूर की बात है और वो आ भी नहीं सकते, क्योंकि ख्वाजा साहब और हजरत निजामुद्दीन ठगों को यहाँ आने की इजाज़त नहीं देते। यहाँ हजरत निजामुद्दीन के बगैर आदेश कोई नहीं आ सकता। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से हजरत निजामुद्दीन में उनकी बंदी है और जिस प्रकार से ख्वाजा साहब ने उनको आने से पाबंदी लगा रखी है, वैसे दिल्ली की जनता। जम्मू कश्मीर में पंचायतों की मुदत खत्म होने के 1 साल के अंदर पंचायत घरों की हालात बद से बदतर होती चली गई है। पंचायतों की मुदत गुज़िश्ता साल 9 जनवरी को खत्म हुई थी और आज सूरत हाल ये है कि कई पंचायत घर खंडरात में तब्दील हो चुके हैं और उनमें रखा सामान भी खराब होना शुरू हो गया है। जम्मू के मड ब्लॉक के तहत आने वाले पंचायत घरों की हालात काफ़ी खस्ता हो चुकी है। पंचायतों के साबिक नुमाइंदों ने इस लापरवाही के लिए बराह रास्त महकमा दही तरक्की को जिम्मेदार ठहराया। देसराज जी नमस्ते, पहले तुंदा शुक्रिया कि तुस आइए ते सुध लैंदे हो इन्हें गल्लें दी। पंचायत घर दी होई, लोकें दे ग्राएं दी होई ते पंचायत घर दा जेहड़ा है कि बुरा हालत है जी। कोई उत्थे बंदा नहीं है। पहले इन्हें ऑपरेटर दिते है कि पंचायत घर बहुंगन ये कम करन, पर यो भी ऑपरेटर इन्हें पता नहीं कुत्थे भेजी ओड़े ने, केह् करा दे ने केह् नहीं करा दे। वो पैंचे सरपंचें पता भी नहीं है कि भेजी कुत्थे ओड़े दे। पंचायत घरे धमूड़ियां लगी दियां ने, जाले लगी दे ने, भंग जमी दी है, काफ़ी हारा घाह जमी एदा पंछोंदा नहीं है, उसकी हालत गै बुरी होई गेदी। इन्वर्टर लगे दे ने, बैटरियां खराब हो जांदियां। 1.5 साल होया पंचायत की खत्म होए दे ते हुण चाहिदा इन्हें कि इलैक्शन जल्दी करान ताकि मीटिंग होए उत्थे पैंच सरपंच जान ते ओह जाइयै पंचायत घर दी थोड़ी साफ सफाई रखन। ते पहले भी जोल्लै पंचायतां चलदियां ही कोई चपड़ासी नहीं, कोई किश नहीं, पंचायत घर दी कोई सफाई नहीं हुंदी। अस आपे पंचायत मैंबर रेहदे आं, मगर जिन्ने बारी भी असें सफाई कराई उत्थे अपने बोझिया पैसे खर्चियै ते उत्थे पंचायत घर दी सफाई कराई। उत्थे कोई बंदा गै नहीं है जिहड़ा कोई सफाई करे। हुण इस मौके केह् है कि बंद रौहने कन्नै सिनक भी लगी जंदी है, खराब हो जांदे न, मतलब धमूड़ियां लगी जंदियां न, खलारा पई जंदा जी सारा। सर जी आप भी जानते हो इलेक्ट्रॉनिक चीजें बंद रहेंगी तो वो खराब तो होंगी। पटन के नौजवान खिलाड़ी हशमत सलीम ने जम्मू कश्मीर कराटे चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतकर अपनी कम्युनिटी का नाम रोशन किया। ये इवेंट 30 और 31 दिसंबर को जम्मू के इंडोर स्टेडियम में मुनक्किद हुआ, जहां हशमत ने गैर मामूली महारत और अज़्म का मुजाहरा किया। हशमत के कोच नासिर फारूक की रहनुमाई ने उनकी कामयाबी में अहम किरदार अदा किया। हशमत ने अपने वालिदैन और कोच का शुक्रिया अदा करते हुए अपने हौसले और मेहनत को कामयाबी का राज करार दिया। हशमत सलीम, कहाँ से आपने ये मेडल हासिल किया और क्या आप खेलते हो? मैंने जम्मू से हासिल किया चैंपियनशिप, 6 कराटे चैंपियनशिप किया। आज तक कितने चैंपियनशिप में आपने हिस्सा लिया है? 6 में आज तक आपने हिस्सा लिया है। मैंने एक कश्मीर में गोल्ड मेडल जीता था बारामूला डिस्ट्रिक्ट में, और बारामूला डिस्ट्रिक्ट में मैंने ब्रोंज मेडल भी जीता, और ब्रोंज मेडल और मैं टाइगर हॉल में भी जीता, और सिल्वर मेडल मैंने टंगमर्ग में भी जीता। जम्मू में आपने सिल्वर मेडल जीता है? हाँ। वहाँ पे किसके साथ आपका मुकाबला था, किसको आपने हराया वहाँ पे? साल का था उसके साथ। कहाँ का था वो? वो कश्मीर का था, बारामूला। अच्छा हाँ। अच्छा, मुझे आप बताइए कि आप कब से ये सीख रहे हो और कहाँ से सीख रहे हो? मैं घाट पल्हान से ही सीख रहा हूँ। मेरे कोच नासिर सर जो मुझे सिखाते हैं अभी। अच्छा। हाँ। क्या मैं मानूं आपको बचपन से ही ये शौक था कि मैं कराटे खेलूं? हाँ।
हाँ। फिर आपने कहाँ से सीखा है ये? मैंने सीखा अपने कोच के पास से। कोच के पास? हाँ। अच्छा, अब आप क्या करना चाहते हो? अब मैं खेलना चाहता हूँ नेशनल लेवल। खेलने जाना है। इसका बाप भी मेरे साथ है, इसे भी बात करेंगे। जी आप बताइए, आपके बेटे ने सिल्वर मेडल हासिल किया है स्टेट लेवल चैंपियनशिप में, तो क्या फील कर रहे हो? अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहता हूँ कि मेरे बच्चे ने जितने भी आज तक मेडल्स निकाले हैं उनके लिए। तो उसके बाद मैं उनके कोचेस का, जिनमें काबिल ज़िक्र मिस्टर नासिर फ़ारूक है, जो ऑलरेडी गोल्ड मेडलिस्ट है, उन्होंने 5-6 बार गोल्ड मेडल जीते हैं। मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ उनका, जो उसकी भरपूर कोचिंग कर रहे हैं, हर एक मरहले पे उसको सपोर्ट दे रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि आज कल के बच्चों में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, जैसे राही साहब ने कहा है, लेकिन इनमें अब तराशने की ज़रूरत है। मैं एक एज अ पेरेंट एक तो चले इस उर्दू खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।